Ignited Minds Tutorials has just released a comprehensive video on the revision of the entire science syllabus for Class 10 students studying under CBSE Maharashtra State Board. The video covers important questions and previous year questions to help students prepare for their upcoming exams by providing a detailed explanation of key topics and concepts. The video aims to ensure that students are well equipped to tackle the science portion of their exams with confidence. The video covers a range of subjects, including physics, chemistry, and biology, and is designed to be a valuable resource for students looking to consolidate their understanding of the syllabus. Whether students are struggling with specific topics or simply looking to revise the entire science syllabus, the video offers a convenient and accessible way to do so, with its clear explanations and focus on important questions. The video is an invaluable tool for Class 10 students looking to excel in their science exams. By leveraging the expertise of Ignited Minds Tutorials, students can benefit from a targeted and effective revision experience that will set them up for success in their upcoming exams. ओके पीपल, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और मतलब मैंने ये क्वेश्चंस को पिकअप किया क्योंकि इनके आजू बाजू लगभग आपके PYQs आए हैं. ठीक है, अभी कैसा होता है ना, जब हम PYQs को लेते हैं किसी टॉपिक से तो आप देखेंगे रिपीटेडली एक ही क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट्स में पूछे गए. तो उस तरह से करने से अच्छा है भाई साहब हम फिल्टर आउट कर लें कि क्वेश्चन में मेन कॉन्सेप्ट क्या पूछा है. ठीक है, सो ये आपके 10th के साइंस के PYQs दोनों भी बोर्ड्स में ये सब क्वेश्चंस लगभग आए हुए हैं. ठीक है, इसके आजू बाजू क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आई एम जस्ट रेफरिंग टू दोस, सो वी विल सॉल्व दिस. ओके, fill in the blanks with suitable words. The evolution of I is an example of evolution by evolution तो आपका नहीं है, ये देखो रोना चालू कर देंगे CBSE वाले, है ना. ओके, evolution of I, पहला ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें I का आभास मिलता है? हाँ, आई का आभास. हाँ, आई है नहीं लेकिन आभास है. अमोइबा में है, नहीं है. देन थोड़ा आगे चलो. नहीं, फिश में तो डेवलप्ड आई है भाई साहब. आपसे अच्छा आई फिश का है, वो तो ऐसे टोया टोया घूम सकता है फिश का आई. और प्लस हाँ, प्लेनेरिया, प्लैटीहेलमिन्थेस होता है प्लेनेरिया. अच्छा, प्लेनेरिया में देखो इस तरह का ऑर्गेनिज्म होता है. ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है कि अगर इसको बीच से भी आप काट दोगे फिर से ही जिंदा हो जाएगा, है ना. ये एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म, हाँ, रीजनरेशन होगा. कितनी भी बार आप इसको काट दो, ये छिपकली की पूंछ की तरह ही है. छिपकली की पूंछ कैसी होती है भाई साहब, आपने उड़ा दिया तो वहां से पूंछ ही निकलेगा, लेकिन इस ऑर्गेनिज्म को कहीं से भी काटो एक अलग ऑर्गेनिज्म पैदा होगा. ठीक है, रीजनरेशन होता रहता है इसका. प्लेनेरिया में भाई साहब ऐसे दो स्पॉट्स रहते हैं. दीज आर नॉट आईज, ये आईज नहीं है, लगते हैं आईज की तरह. ये सिर्फ लाइट को रिसीव कर सकते हैं. सो दीज आर फोटो रिसेप्टर्स, नॉट these are photoreceptors, they are not eyes in particular. ठीक है, क्लियर है. अभी देखो हम ये ऐसे धीरे धीरे हमने फिश देखा, फिर ह्यूमंस देखा, एलिफेंट्स देखा, जितने भी हैं. तो ये एवोल्यूशन का कोई भी प्रक्रिया जो होती है, अगर हम ये मान लेते हैं कि भाई साहब सब लोग अमोइबा से ही इवॉल्व हुए हैं. ठीक है, एवरीबडी इज एक्चुअली इवॉल्व फ्रॉम अमोइबा. ठीक है, तो इसका मतलब बहुत स्टेजेस में डेवलपमेंट हुआ है. ठीक है, सो एवोल्यूशन का कोई भी प्रोसेस भाई साहब एकाएक नहीं होता है. इट हैपेंस इन स्टेजेस. ठीक है, इट हैपेंस इन स्टेजेस. क्लियर है, दिस विल बी द आंसर. क्लियर क्लियर क्लियर. व्हाट इज ग्राफाइट? ऑफ व्हाट सब्सटेंस ग्राफाइट इज मेड? व्हाट इज ग्राफाइट? तो ग्राफाइट बेसिकली क्या है? यस यस, बोलिए, एक एक करके बोलिए भाई साहब. एलोट्रोप ऑफ कार्बन. ओके, एलोट्रोप ऑफ कार्बन. ओके, हाँ, ये तो उसकी प्रॉपर्टी हो गई. और क्या है भाई साहब? एलोट्रोप ऑफ कार्बन एमरफस है, क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन. ठीक है, क्रिस्टलाइन. ओके, और बोलो भाई साहब, और बोलो भाई साहब इसमें. हाँ, तो दीज आर द लेयर्स, आर लेयर्स. लेयरिक अरेंजमेंट होता है बेसिक. ठीक है, लेयरिक अरेंजमेंट होता है, और इसी लेयरिक अरेंजमेंट के चलते ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ. और क्या है भाई साहब, और क्या है? इट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट एज वेल.
इट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट, ठीक है। ग्राफाइट के इलेक्ट्रोड्स जो है वो यूज होते हैं किसमें, बैटरीज वगैरह में, ठीक है, सिंस इट इज अ गुड कंडक्टर। ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड, ठीक है, ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड इन बैटरीज वगैरह, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो व्हाट सब्सटेंस इज ग्राफाइट मेड अप ऑफ, ग्राफाइट इज मेड अप ऑफ कार्बन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लास एंड कार्बन डाइसल्फाइड, तो आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं, ठीक है। वाटर का कितना हो गया भाई साहब 1.33, ठीक है, ग्लास का है भाई साहब 1.43, ठीक है, वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड का कितना है भाई साहब 1.43, ग्लास का कितना है भाई साहब 1.53 और कार्बन डाइसल्फाइड का कितना है भाई साहब 1.63। जितना आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा, ठीक है, उतना आपका भाई साहब स्पीड कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चा पार्टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, ठीक है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। इसको इधर ले लो तो यहां पे तुम क्या लिख सकते हो, बोलो, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, इन एयर और वैक्यूम जो भी आपको लिखना है, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, क्लियर है। अभी भाई साहब ये तो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू आपको मालूम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, स्पीड ऑफ अ लाइट इन अ मीडियम, ठीक है, वी कैन राइट दैट स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। जितना ज्यादा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम होगा, ठीक है, सॉरी, जितना ज्यादा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम कम हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है। तो यहां पे बताओ किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, कार्बन डाइसल्फाइड का। कार्बन डाइसल्फाइड का भाई साहब कितना है 1.63, तो जिसका जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना कम हो जाएगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट का। सो यहाँ पे पूछा है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस, सो लाइट ट्रेवल्स स्लोएस्ट, स्लोएस्ट किसका हो जाएगा बोलो, कार्बन डाइसल्फाइड का। क्या ये समझ में आ रहा है, जितना ज्यादा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा उतना आपका स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम कम होगा, ठीक है। द मोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सब्सटेंस द लेसर विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, क्लियर है। तो यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड का सबसे कम हो जाएगा। आर वी ऑल क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ व्हाइट लाइट इज लीस्ट डेविएटेड बाय द प्रिज्म, प्रिज्म में सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होता है, वायलेट का, और सबसे कम रेड का। अभी देखो यहाँ पे ऑप्शंस है क्या, तो आपके पास रेड का तो ऑप्शन नहीं है, रेड के बाद कौन सा ऑप्शन आएगा भाई साहब, अरे भाई साहब विब ग्योर कर लो ना, देखो विब ग्योर, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे लीस्ट डेविएशन, आप पहले देखेंगे रेड है क्या, इसमें रेड का ऑप्शन नहीं है, ऑरेंज है क्या, नहीं है, येलो है, येलो है भाई साहब, ठीक है। तो इनमें सबसे लीस्ट डेविएशन किसका हो जाएगा, येलो। कायदे से लीस्ट डेविएशन रेड का होता है लेकिन रेड ऑप्शन में नहीं है, तो आप ऑरेंज पे जाएंगे, ऑरेंज भी ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से सबसे कम डेविएशन किसका हो जाएगा, येलो का हो जाएगा। सो दिस विल बी येलो, क्लियर 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 पीपल, ओके ओके ओके। What happens when ethanol reacts with ethanoic acid in the presence of a little concentrated sulfuric acid? Ethanol, C2H5OH, ethanol reacts with ethanoic acid, CH3COOH, ठीक है, in the presence of concentrated sulfuric acid, in the presence of concentrated sulfuric acid. Ethanol reacts with ethanoic acid in the presence of concentrated sulfuric acid, तो क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे, C2H5 COOCH3, है ना, ये हो जाएगा भाई साहब। ये क्या है आपका एस्टर। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे एस्टरिफिकेशन। और एस्टर बेसिकली ये क्या होता है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, इसी से आपके डीओस फ्रेग्रेंसेस वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली और अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, a sweet smelling compound, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो व्हाट हैपेंस विद इथेनॉल, तो ये हो गया भाई साहब आपका इथेनॉल,
what happens when ethanol reacts with ethanoic acid? Ethanoic acid in the presence of concentrated H2SO4, it forms an ester. ठीक है, it forms an ester. क्लियर है, क्लियर है कितने? इसको अपन क्या बोलेंगे? इसका नाम क्या होगा? इथाइल, इथाइल इथेनोवेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे 2 कार्बन है, सो दिस विल बी इथाइल इथेनोवेट. ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल. इट्स अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स. व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ, white light is क्या है वैसे? The color of white light deviated largest angle by a prism is, एक मिनट, 1 second people. ठीक है, तो ये हो गया आपका इथेनॉल, ये हो गया आपका इथेनोइक एसिड. ये क्या बना रहा है भाई साहब? आपका इथाइल इथेनोएट. ठीक है, व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ, क्या हो जाएगा बोलो भाई साहब? 7 कलर्स. सतरंगी, सतरंगी जीवन हमारा भाई साहब, 7 कलर्स. ठीक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स. The color of white light deviated to the largest angle by a prism is violet. Okay, so violet का सबसे ज्यादा डेविएशन होगा और सबसे कम डेविएशन किसका होगा? रेड का. सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा? रेड का. ठीक है, और सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा? वायलेट का. याद रखो यहाँ पे डेविएशन आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ से. जितना ज्यादा डेविएशन उतना कम वेवलेंथ. सबसे ज्यादा डेविएशन किसका? वायलेट का. तो सबसे कम वेवलेंथ किसका? वायलेट का. सबसे ज्यादा, सबसे कम डेविएशन किसका भाई साहब? रेड का. तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका? रेड का. ठीक है, ओके ओके ओके. नेम द पार्ट ऑफ द रेटिना विच इज इनसेंसिटिव टू लाइट. आपका रेटिना में एक ऐसा जगह है जहां पे अगर आपका ऑब्जेक्ट का इमेज बन भी रहा होगा तो भी आप उसको नहीं देख सकते, चाहे वो पास हो, दूर हो, कहीं भी हो. अरे भाई साहब, ये गोला सा आपका भाई साहब आई है. ठीक है, यहाँ पे भाई साहब ऑप्टिकल नर्व से कनेक्शन है. यहाँ पे एक स्पॉट होता है, देखो, जहाँ पे ऑप्टिकल नर्व से, इसको अपन क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट. दिस इज कॉल्ड एज ब्लाइंड स्पॉट. यहाँ पे अगर कोई इमेज बन रहा होगा किसी ऑब्जेक्ट का, आप उसको नहीं देख पाएंगे. ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू सी इट इररिस्पेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ. ये कुछ मैटर नहीं करता है वहाँ पे. अगर आपका, क्योंकि ये वाला जो है वो सेंसिटिव टू लाइट है, इतना पोर्शन, रेटिना का इतना पोर्शन सेंसिटिव टू लाइट है. यहाँ पे ऑप्टिकल नर्व से मैसेज जा रहा है और जस्ट ऑप्टिकल नर्व के जस्ट एंट्री पॉइंट पे एक पॉइंट होता है जहाँ पे अगर आपका इमेज बनता भी है तो भी नहीं दिखाई देगा. ठीक है, इट इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट. ठीक है, और ये कोई बीमारी नहीं है. ये बीमारी तो वैसे कुछ होता नहीं है. ठीक है, आइज का रिलेटेड कुछ बीमारी नहीं होता है. आपका फोकल लेंथ जो है तो एडजस्ट नहीं हो पाता है. लेकिन अगर आप देखोगे, दिस इज कॉमन टू एवरीवन. ठीक है, सबका होगा ये. So this is known as blind spot. Okay, this is known as blind spot. Okay, the organic compound prepared by Wohler from an inorganic compound called ammonium cyanate was. भाई साहब, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहां से चालू हुई है. ठीक है, देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपन पहले क्या बोलते थे भाई साहब? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम क्यों पड़ा है? एनीबडी? व्हाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. Why is the name given to it at organic chemistry? क्योंकि पहले यही माना जाता था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये बड़े मिस्टीरियसली, ठीक है, इसका कोई, तो देयर इज सम मिस्टीरियस फोर्स. ऐसा माना जाता था कि देयर इज सम मिस्टीरियस फोर्स, देयर इज सम मिस्टीरियस फोर्स बिकॉज ऑफ विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, ऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं, चाहे वो हमारा स्वेट हो, ब्लड हो, यूरिया हो, यूरिन हो. ठीक है, एवरीथिंग. ठीक है, इट इज ऑल मेड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स. ये सारा सब ऑर्गेनिज्म से आता है. और इसी मिस्टीरियस फोर्स को हमने नाम दिया था, इनफैक्ट साइंटिस्ट लोगों ने नाम दिया था वाइटल फोर्स थियरी. ठीक है, तो पहले ये माना जाता था कि भाई साहब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वी आर नॉट केपेबल टू डू एनीथिंग. They are manufactured with some kind of mysterious force, and this mysterious force is known as vital force theory. ठीक है, पहले ऐसा माना जाता था और इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नाम है. लेकिन इस वाइटल फोर्स थियरी को पहला झटका दिया भाई साहब जर्मन साइंटिस्ट वोलर ने. ठीक है, जर्मन साइंटिस्ट वोलर. What did he do? German scientist Wohler, he basically prepared urea
फ्रॉम अमोनियम साइनेट, फ्रॉम अमोनियम साइनेट, he prepared urea from ammonium cyanate. Are we clear on this one people? ठीक है, इन्होंने भाई साहब अमोनियम साइनेट को हीट किया, ठीक है, और उससे भाई साहब यूरिया प्रिपेयर हुआ, दैट इज बेसिकली NH4CO सॉरी NH2CO NH2, ये प्रिपेयर हो गया भाई साहब, इन्होंने हीट किया लैब में इसको, तो ये प्रिपेयर हो गया। अगर अभी देखो ये अमोनियम साइनेट प्राइमरी क्या है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, दिस इज बेसिकली एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। उन्होंने इसको हीट किया और ये बन गया आपका यूरिया, विच इज बेसिकली व्हाट, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसका मतलब अभी तक जो हम मानते आ रहे थे कि सिर्फ ऑर्गेनिजम्स ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं, ये जो थियरी थी ये खारिज हो गई। नाउ वी कैन प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इवन फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपन इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी बना सकते हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? एब्सोल्युटली क्लियर, बहुत बढ़िया। तो इसी से आपका वाइटल फोर्स थियरी वहां से खत्म हो गया। हालांकि अभी भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम यूज करते हैं, वी स्टिल, क्योंकि अभी भी ज्यादा करके चीजें जो है वो ऑर्गेनिक से ही बन रही हैं। ऐसा नहीं है कि हम इनऑर्गेनिक से नहीं बना पाएंगे, ऑब्वियसली बना पाएंगे। आप देखो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो भी तो भाई साहब इनऑर्गेनिक चीजों से ही बन रही है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है, एंड नीदर इज वाटर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज विच हैपेंस टू बी एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक चीजों से भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं, ठीक है। तो वाइटल फोर्स थ्योरी गॉट कैंसल्ड एंड इन इट्स प्लेस वी गॉट दिस, ठीक है। तो आपका यहाँ पे वोलर ने पूरा इसको डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। सो द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वाज प्रोड्यूस्ड बाय वोलर विच गेव अ ब्लो टू द वाइटल फोर्स थ्योरी और rather cancelled it for organic compounds because Wohler was able to prepare by heating ammonium cyanate in lab, it gave urea which is basically an organic compound। उसको बंद कर देंगे प्लीज, थैंक यू सो मच। ओके, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस। NaOH प्लस क्या होगा Na2SO4, तो NaOH है भाई साहब, ठीक है, प्लस करेंगे और ये आपको क्या दे रहा है, Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है। सो बट ऑब्वियस सी बात है कि भाई साहब SO4 कहीं से आ रहा है और SO4 का बिगेस्ट सोर्स क्या है, और SO4 आ रहा है, और इस चीज को भी हमको समझना है, ये क्या है, बेसिकली सॉल्ट है, ये क्या है आपका वाटर है, ठीक है, ये क्या है आपका बेस है। आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ये क्या है, बेस प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है भाई साहब, जिसमें आपको ये दिख रहा है, ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है। तो ऑब्वियसली जो SO4 आ रहा है वो किसी एसिड से ही आ रहा है, और SO4 का एसिड कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो आपका H2SO4, ठीक है, दिस विल फॉर्म Na2SO4। ओके, Na एक है, यहाँ पे 2 है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 2, तो Na2 हो गया भाई साहब अभी, ठीक है। H यहाँ पे 2 है भाई साहब, ठीक है। O यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 + 1 5 है, तो यहाँ पे लोचा है भाई साहब, नहीं 4 + 5 6 4, तो इसको अपन को 2 करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है, इसको करना ही पड़ेगा 2, क्योंकि तभी जब, तो यहाँ पे 4 + 2 कितना हो गया, 6, 4 + 2 6 हो गया। H कितना है बोलो, 2, और यहाँ पे 2 4, यहाँ पे कितना है बोलो, 4, ठीक है। S कितना है बोलो, 1, यहाँ पे भी भाई साहब आपका 1 है। सो ऑल आर बैलेंस्ड, परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन है। और थोड़ा सा हम बैलेंस करें इसको बैलेंस करेंगे तो हम नाम लिखेंगे इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, दिस विल बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या हो गया भाई साहब आपका सोडियम सल्फेट प्लस ये हो गया आपका वाटर, ठीक है, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? इक्वेशन अभी भी इनकम्प्लीट है, टेल मी व्हाई, जल्दी से बताइए भाई साहब, इक्वेशन अभी भी इनकम्प्लीट है थोड़े एस्पेक्ट्स में। हाँ, डाउनवर्ड एरो किसके लिए, सॉल्ट के लिए, चलो नहीं, ये सॉल्ट बेसिकली सोल्यूबल है वाटर में, कोई भी पोलर सॉल्ट जो होगा, सोडियम जिसमें रहेगा वो वाटर में बाय डिफॉल्ट सोल्यूबल रहेगा, इट्स सोल्यूबल इन वाटर। और बोलो भाई साहब, इट्स नॉट अ प्रेसिपिटेट, इट्स एक्चुअली सोल्यूबल इन वाटर। और बोलो 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 फटाफट। एक बहुत ही कॉमन चीज है भाई साहब, और मैं अक्सर इस चीज को रेफर किया है मैंने, आप जिसको मिस कर रहे हैं इसमें, हाँ क्या बोल रहे हो, स्टेट,
हाँ, तो स्टेट में क्या, एक्वस। भाई कोई भी एसिड या कोई भी बेस तब तक एसिड या बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा जब तक आप उसका एक्वस सोल्यूशन ना लो। अगर आपने भाई साहब सल्फ्यूरिक एसिड सॉलिड स्टेट में लिया और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड स्टेट में लिया और उनको भाई साहब रिएक्ट करवाया, रिएक्शन नहीं होगा, इट इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट। ठीक है, सो यहाँ पे जब भी एसिड और बेस का इस्तेमाल होता है यू विल ऑलवेज पुट एज एक्वस। ठीक है, सो NaOH प्लस H2SO4 दिस इज गोइंग टू गिव यू, तो ये आपका कंप्लीट हो गया इक्वेशन। ओके, कन्वे द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट आपके आयरन के दो होते हैं, 2 और आयरन 3। ठीक है, तो फेरस की बात करें तो कौन से आयरन की बात कर रहे हैं हम, 2 या 3 की, 2 की। ठीक है, फेरस। ठीक है, तो फेरस सल्फेट है भाई साहब, फेरस। तो पहले हम देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा, कार्बोनेट का, सल्फेट का, इन सब का वैलेंसी जान के रखिएगा। सल्फेट क्या होता है, SO4, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2। फेरस Fe, इसकी वैलेंसी कितनी है 2, ये 1 1 हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा ये फेरस सल्फेट, दिस विल बी फेरस सल्फेट। ठीक है, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट, तो ये हो गया FeSO4 और ये हो गया भाई साहब एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, रिएक्ट्स विद एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का भाई साहब क्या है, एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट ऑफ फेरस हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट रिमेन्स इन सोल्यूशन। तो सोडियम सल्फेट Na2SO4 ये भाई साहब आपका एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, सोडियम सल्फेट कैसे समझेंगे, सोडियम सल्फेट का ये फॉर्मूला है, देखो Na का वैलेंसी कितना है 1 और सल्फेट की वैलेंसी कितनी है भाई साहब 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा Na2SO4, दैट विल बी सोडियम सल्फेट। और यहाँ पे क्या है भाई साहब, फेरस हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक्चुअली में फेरिक हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, चलो फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH2। फेरस हाइड्रोक्साइड देखो OH का जो वैलेंसी होता है, OH हमेशा 1 लेते हैं हम, तो यहाँ पे Fe फेरस हाइड्रोक्साइड मतलब 2, तो अगर करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा FeOH2। ठीक है, फेरस सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हो गया भाई साहब आपका फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट प्लस ये हो गया आपका क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बन रहा है भाई साहब आपका, सोडियम सल्फेट। ठीक है, और ये हो गया आपका फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, देखो Fe कितना है 1 है और इधर कितना है Fe 1 है कि नहीं, बैलेंस्ड। S कितना है 1, इधर कितना है भाई साहब S बैलेंस्ड। ठीक है, H देख लो यहाँ पे, H यहाँ पे 2 है तो इसको 2 करना पड़ेगा हमें, है ना, Na 2 है। Fe बताओ कितना हो गया, एक इधर एक इधर, S भाई साहब एक इधर एक इधर। ठीक है, O कितना हो गया 4 5 6, ये हो गया 4 और ये 2 5 6। ठीक है, Na कितना है 2 2। ठीक है, O का बैलेंस हो गया ना, O इधर कितना है 6 और इधर 6, H कितना है 2, इधर भी कितना हो गया भाई साहब 2, तो परफेक्टली बैलेंस इक्वेशन है ये। जरा ओके, और जो आपको लिखना चाहिए था वो भी आपने लिखा है, एक्वा सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज गिविंग यू सोडियम सल्फेट प्लस फेरस प्रेसिपिटेट, फेरस हाइड्रोक्साइड आपका प्रेसिपिटेट हो जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, क्लियर है। जब दो एक्वा सॉल्यूशंस को आप मिक्स कर रहे हैं और दोनों भी आपके सॉल्ट सॉल्यूशंस हैं और अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट में हमेशा आपका एक प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा आपका एक भाई साहब प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दोनों भी एक्वा सॉल्यूशंस थे तो आपका भाई साहब एक प्रेसिपिटेट बन गया। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, क्लियरम क्लियरम क्लियरम, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो भाई साहब, गिव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फटाफट फटाफट, एक मिनट।
गिव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वन होमोलोग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो भाई साहब, गिव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वन होमोलोग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो भाई साहब C3H6 है, ठीक है, दिस कैन बी कंपेयर टू CnH2n, ठीक है, CnH2n, एंड CnH2n इज व्हाट, एल्कीन, ठीक है, ये भाई साहब एल्कीन है। इसका एक होमोलोग बताइए, होमोलोगस सीरीज में C2H4 लिख सकते हैं, C2H4, और इसके बाद क्या आएगा C4H8, ये भाई साहब होमोलोग्स हो गए इसके, ठीक है। सो गिव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वन होमोलोग, कोई भी निकाल सकते हो आप। C2H4 जो इसके नीचे वाला है, और जो इसके ऊपर वाला है वो क्या है, C4H8 है, ठीक है। C2H6 है, ये कौन सा हो जाएगा भाई साहब, C2H6 CnH2n+2 विच इज बेसिकली फॉर एन एल्केन, और एल्केन का पहला मेंबर कौन सा होता है, पहला मेंबर CH4 होता है, ठीक है। तो इसके जस्ट लेफ्ट साइड वाला मतलब पहला मेंबर क्या हो जाएगा, CH4, और इसके बाद वाला क्या होगा, C3H8, C3H8। क्लियर है, आर वी क्लियर? बहुत खोए खोए से लग रहे हो, क्या हुआ रे? C2H2 भाई साहब कौन सा हो जाएगा, C2H2 इज बेसिकली व्हाट, CnH2n-2, मतलब ये हो गया आपका एल्काइन। एल्काइन का पहला मेंबर कौन है भाई साहब, तो आप पीछे नहीं जा सकते, यही पहला मेंबर है, ठीक है, इथाइन है, ठीक है। इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा बोलो, C3H2 3 6 6 - 2 दैट इज 4। इसके बाद भाई साहब C4H2 4 8 8 - 2 दैट इज 6, ठीक है, क्लियर है। इन व्हाट वे आर एनालॉगस ऑर्गन्स एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन? एनालॉगस ऑर्गन्स भाई साहब एविडेंस क्यों होंगे एवोल्यूशन के? स्ट्रक्चर और बोन जॉइंट्स सिमिलर दिखते हैं, ओके, इसकी वजह से हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि एक टाइम पे एक ही से आए, एक टाइम पे एक ही से आए हैं, करेक्ट, ठीक है। एनालॉगस और तो एनालॉगस एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन है और मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन है। एनालॉगस में हमारे का बोन स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, सो वी कैन बेसिकली कोरिलेटेड टू द एवोल्यूशन पार्ट। तो एक ही मतलब बोन था और बोन का यूजेज के हिसाब से अलग अलग शेप उसका हो गया है, ठीक है। सो इन व्हाट वे एनालॉगस ऑर्गन्स, लाइट ट्रैवल्स थ्रू एयर एट 300 मिलियन पर सेकेंड, 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड, कुछ नहीं है ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही है, नथिंग एल्स, ठीक है, जिससे आप भली भांति वाकिफ हैं, ठीक है। ऑन एंटरिंग वाटर इट स्लोज टू 225, तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा जैसे इसने वाटर में एंटर किया। समझा हम स्मिथ बाबू, बहुत बढ़िया, ठीक है। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा बोलो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना है भाई साहब आपका, 3 × 10⁸, और यहाँ पे ये कितना है 2.25 × 10⁸, कैंसलम, ठीक है, ओके, कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, दिस विल बी 300/225, ठीक है। सो ये हो गया भाई साहब 150, नहीं 2 से तो नहीं जाएगा भाई साहब, 5 6 = 30, 5 4 = 20, 5 5 = 25, 15 3 = 4, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 1 = 3, 1.33, ठीक है, ये हो गया आपका भाई साहब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, क्लियर है। दिस वुड बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ओके। Catenation is the ability of an atom to form bonds with other atoms of the same element, ठीक है। It is exhibited by both carbon and silicon. Compare the ability of catenation of the two element. किसका ज्यादा catenation प्रॉपर्टी है, कार्बन का, ठीक है। कार्बन का कैटेनेशन, तो दोनों भी एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो दोनों भी आपके 4 बॉन्ड्स बनाएंगे, बट कैटेनेशन ऑफ कार्बन, ठीक है, कैटेनेशन ऑफ कार्बन
is far more than catenation of silicon. ठीक है, बहुत ज़्यादा है इससे. क्लियर है? If you want, you can check the answers here. So catenation is the ability of an atom to form bonds with other atoms of the same element. It is exhibited by both carbon and silicon. तो यहाँ पे carbon forms strong bonds among themselves and with other elements, and this makes carbon compound stable. Whereas silicon shows catenation property due to which it forms compounds with hydrogen having chains up to 7 or 8 silicon atoms, but due to weak bonds these compounds are unstable. तो आपके कार्बन के साथ जो बॉन्ड्स बनते हैं they are far more stable than the bonds that are made with silicon. ठीक है. एनालॉगस का देखो यहाँ पे the presence of analogous organs indicates that even the organisms having organs with different structures can adapt to perform similar functions for their survival. ठीक है. अलग स्ट्रक्चर, बोन का स्ट्रक्चर अलग है लेकिन फंक्शन सेम है. ठीक है, बोन का स्ट्रक्चर अलग है लेकिन फंक्शन सेम है. जैसे एग्जांपल फोर लिम ऑफ व्हेल एंड बैट का फोर लिम्स. ओके, हाँ, तो इनका एक का फ्लाइंग में यूज हो रहा है, एक का स्विमिंग में यूज हो रहा है. ठीक है, सो दीज आर नोन एज एनालॉगस ऑर्गन्स. ठीक है, under the hostile environment conditions. Thus, the presence of analogous organs in different animals provides evidence for evolution by telling us that though they are not derived from common ancestors, they can still evolve to perform similar functions to survive, flourish and keep on evolving in the prevailing environment. ठीक है, तो survive भी करेंगे, flourish भी करेंगे and keep on evolving in the prevailing environment. Are we clear on this one, people? हम समझम. ठीक है. What do the following symbols used in the topic on hereditary represent? TT? हाँ, लेकिन क्या टॉल नहीं बोलना है भाई साहब, ये बच्चों की तरह 9 में पढ़ चुके. दिस इज होमोजाइगोस टॉल. दिस इज होमोजाइगोस टॉल. ठीक है, क्लियर है. मतलब होमोजाइगोस टॉल जब आप बोल रहे, टॉल तो आपका फिनोटाइप हो गया और होमोजाइगोस जब आप बोल रहे हैं तो वो आप जीनोटाइप बोल रहे हैं. ठीक है, ओके. TT अगेन दिस विल बी होमोस. हेट्रोजाइगस कैसे होगा चाचू? होमोजाइगोस ना, TT दोनों भी हैं. होमोजाइगोस डॉफ. ठीक है, होमोजाइगोस डॉफ. X भाई साहब क्या होगा? मेल चाइल्ड. फीमेल. ओके, चलिए भाई साहब, फीमेल चाइल्ड ह्यूमंस में. ठीक है, दिस इज बेसिकली फीमेल चाइल्ड इन ह्यूमंस. ठीक है, ओके. XY भाई साहब, this will be male child in humans. Are we clear to this one, people? हम समझम. ठीक है. An object is placed at a distance equal to 2f in front of a convex lens. ठीक है, तो कोई convex lens है, तो ये भाई साहब आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया. ये कॉन्वेक्स लेंस है. ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2f इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, तो आपका भाई साहब ये हो गया f और ये हो गया भाई साहब आपका 2f. ठीक है, ड्रॉ लेबल्ड रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज. कहां पे बनेगा इमेज? उस साइड पे एट 2f इटसेल्फ. ठीक है, तो यहाँ पे f और इधर हो गया भाई साहब आपका 2f. ठीक है, तो यहाँ पे इमेज को बनवाना है तो क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा. ठीक है, यहां से एक रे ऑफ लाइट. सो लेट्स से वी टेक अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम हियर. इट पासेस थ्रू द फोकस, है ना. रे ऑफ लाइट पैरेलल, तो पहला वाला हमने क्या यूज किया है? अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल पास थ्रू द फोकस. एंड दूसरा क्या ले लेंगे? रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है, अब देख रहे हो भाई साहब यहाँ पे बन रहा है, तो क्या करोगे? इसको मिटा के आगे कर दो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, दुनिया है, छोटा मोटा झोल तो चलता ही है भाई साहब. ठीक है, तो ये हो गया आपका 2f. क्लियर है, 2f में ही करना है. अच्छा, मैथमेटिकली भी इस चीज़ को आप दिखा सकते हैं कि आपका लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस
1 बाई यू, ठीक है। तो 1 बाई वी की वैल्यू क्या होगी बोलो, 1 बाई एफ प्लस 1 बाई यू, ठीक है। यार एक मिनट भाई साहब, ठीक है, क्लियर है। तो भाई साहब यहाँ पे अगर यहाँ पे आपका 1 बाई एफ हो गया, और यहाँ पे बताओ u की वैल्यू कितनी है, कोई बता सकता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? अरे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है भाई साहब? 2f। 2f गलत क्यों है? हाँ, नेगेटिव में होगा, ठीक है। तो आपका u कितना हो जाएगा, -2f। अब इसको कर लो भाई साहब यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन के साथ ये कितना हो गया, -2f, ठीक है। इधर आ गया भाई साहब आपका 2f, इधर कितना आएगा बोलो, 2 - 1, सो दैट विल बी हाउ मच, 1 बाई एफ। तो 1 बाई वी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 बाई एफ। तो v की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, f। अभी आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब इस तरफ है, क्या करते हैं, सॉरी 2f ना, हाँ ये 2f, ठीक है। तो 2 - 1 1 बाई 2f हो गया। तो v की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 2f। लेकिन क्योंकि 2f आपका पॉजिटिव आया तो इस तरफ होगा। तो अगर मैथमेटिकली भी चलोगे तो आपको ये मिल जाएगा। आपको ये रे डायग्राम जबरदस्ती का 2f में ही कन्वर्ट कराना है, ठीक है। दो ही प्रिंसिपल आप यूज करेंगे, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल पास थ्रू द फोकस एट द अदर एंड, एंड अ रे ऑफ लाइट व्हिच पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडेविएटेड, ठीक है। क्लियर है, ये दोनों सिंपल आप यूज कर रहे हैं भाई साहब, ये होगा ये होगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। भाई साहब कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस, मुझे बताओ कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ किसका पॉजिटिव लेगा और किसका नेगेटिव? कॉन्केव का हो जाएगा। ये सब ध्यान रखने वाली बातें हैं भाई साहब। कॉन्केव का फोकस जो है तो वो नेगेटिव होगा, और कॉन्वेक्स का, कॉन्वेक्स मतलब ये वाला लेंस, इसका भाई साहब फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगी भाई साहब, -4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। कॉन्केव लेंस है तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, नेगेटिव। तो क्या डालोगे भाई साहब, -12 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, ये है आपका लेंस फॉर्मूला, है ना, लेंस फॉर्मूला। ओके चलिए भाई साहब, यहाँ पे आपका 1 बाई वी कितना हो जाएगा बोलो, 1 बाई एफ प्लस 1 बाई यू। 1 बाई एफ अपने साइन के साथ क्या होगा, -1 बाई 12, और ये अपने साइन के साथ भाई साहब क्या होगा, -1 बाई 4, सो दैट विल बी 12। तो ये हो गया भाई साहब आपका -1, 4 × 3, तो ये हो गया भाई साहब -3, तो -3 - 1, तो ये हो गया -4 बाई 12, तो ये हो गया 1 बाई 3, -1 बाई 3, ठीक है। तो 1 बाई वी की वैल्यू कितनी हो गई, -1 बाई 3, सो देयरफॉर वी की वैल्यू कितनी हो गई, -3 सेंटीमीटर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, -3 सेंटीमीटर। तो अभी मुझे बताओ इमेज कहाँ पे बन रहा है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, पहले ये बताओ इमेज कहाँ पे बन रहा है। अरे इधर की इधर, सेम साइड, ठीक है। तो अगर सेम साइड इमेज बनता है तो वो रियल होता है या वर्चुअल? अरे भाई साहब देखो देखो, ऐसे समझो चीजों को, जब आप मिरर यूज करते हो भाई साहब, मिरर, ठीक है, तो अगर इस तरफ इमेज बन रहा है, इस तरफ ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और इधर इमेज है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर लेंस है और इधर इमेज बन रहा है, ये समझ लो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका भाई साहब इमेज बन रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। अगर आपका मिरर है और इमेज भाई साहब इस तरफ बन रहा है, ठीक है, इमेज लेट्स से इधर बन रहा है, इमेज आपका इधर बन रहा है, तो आप इसको क्या बोलोगे, रियल इमेज। किसमें, मिरर में। अगर लेंस में इधर इमेज बनेगा तो इसको क्या बोलेंगे अपन, वर्चुअल इमेज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? जो आप मिरर में फॉलो करते हो उसका उल्टा होगा लेंस में। आर वी क्लियर? ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट रखो वरना कंफ्यूज हो गए, ठीक है। अभी तुम बताओ मेरे को, यहाँ पे कहाँ पे इमेज बना भाई साहब, इमेज तुम्हारा किधर बना, तो v इज बेसिकली -3 सेंटीमीटर ऑन द सेम साइड, ठीक है। तो आपका भाई साहब फाइंड, यहाँ पे क्या पूछा है, पोजीशन। पोजीशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, पोजीशन इज व्हाट, 3 सेंटीमीटर ऑन 3 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, 3 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। क्लियर है?
आर वी क्लियर? 3 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, ये हो गया पोजीशन। नेचर बताओ भाई साहब, नेचर में आ जाएगा दो चीजें, एक तो भाई साहब ये क्या किस टाइप का इमेज है, रियल या वर्चुअल। तो आपका भाई साहब इसी टाइप इधर ये है तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल, ठीक है, दिस इज वर्चुअल। ओके, अभी हम बात करते हैं भाई साहब यहां पे कि ये मैग्निफाइड है या डिमिनिश्ड है, ठीक है। तो आपका मैग्निफिकेशन क्या होता है बोलो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, जिसको अपन क्या लिखते हैं, v बाई यू लिखते हैं। v कितना है बोलो 3, और u कितना है, u कितना है -4, -3 बाई -4, तो ये 3 बाई 4 हो गया, विच इज हाउ मच 0.75। तो अपन क्या बोलेंगे, ये 1 से लेस है, ठीक है। सो यहां पे क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड, ठीक है, दिस विल बी डिमिनिश्ड। इमेज आपका क्या हो गया भाई साहब, डिमिनिश्ड। और बोलो अभी इन्वर्टेड या अपराइट, इन्वर्टेड या अपराइट, बताओ भाई साहब कैसे करेंगे। देखो देखो इसको ऐसे समझो, ये v बाई यू है ना भाई साहब, ठीक है, तुमको कितना ये पॉजिटिव आया, मुझे बताओ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तुम्हारा आ रहा है 3/4 पॉजिटिव, ठीक है, जिसमें तुम्हारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बोलो, अरे बोलो ना, बोलो जल्दी से भाई साहब। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहता है भाई साहब, ठीक है। अब बताओ हाइट ऑफ इमेज तुम्हारा क्या आया है, तो अगर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब क्या होगा, अपराइट, इरेक्ट, ठीक है। तो इसमें भाई साहब अपराइट एंड इरेक्ट, अपराइट या इरेक्ट जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। A convex lens produces an inverted image magnified 3 times of an object, ठीक है, placed at a distance of 15 सेंट। देखो आपका कॉन्केव लेंस का ना हमेशा आपको डिमिनिश्ड इमेज ही मिलेगा, हमेशा कॉन्केव लेंस का यू विल ऑलवेज गेट अ डिमिनिश्ड इमेज, क्लियर। तो वही हुआ है, देखो यहाँ पे भी डिमिनिश्ड इमेज, और आपको हमेशा कौन से टाइप का इमेज मिलेगा, वर्चुअल इमेज मिलेगा, कंफ्यूज मत हो। देखो अगर आपका मिरर है पीछे के साइड में बन रहा है तो वर्चुअल इमेज, अगर आपका लेंस है तो पीछे के साइड में बन रहा है तो रियल इमेज, आपका मिरर है सामने के साइड में बन रहा है तो रियल इमेज, लेंस है सामने के साइड में बन रहा है तो वर्चुअल इमेज, क्लियर है। ऐसे चलो भाई साहब, ठीक है, ओके। चलो भाई साहब, कॉन्वेक्स लेंस का भाई साहब फोकल लेंथ क्या होगा बोलो, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो ये तो आपका पॉजिटिव ही रहना है, ठीक है। इन्वर्टेड इमेज, तो आपका भाई साहब इन्वर्टेड इमेज है। अभी आपका देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है, v बाई यू, ठीक है, विच इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इन्वर्टेड इमेज है भाई साहब तो ये तो नेगेटिव होना ही होना है, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका पॉजिटिव ही होगा, तो v बाई यू, तो यहाँ पे क्या है देखो, हाइट ऑफ प्रोड्यूसिंग इन्वर्टेड इमेज मैग्निफाइड 3 टाइम्स, मतलब हाइट ऑफ इमेज बेसिकली 3 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्या ये समझ में आ रहा है, मैग्निफाइड। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अभी इन्वर्टेड बोला है, देखो 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 भाई साहब, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये हो गया HO, और यहाँ पे भाई साहब हाइट ऑफ इमेज है HI, और ये इसका 3 गुना है, ठीक है, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है इसीलिए ये क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या लिखा भाई साहब, -3 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, 3 गुना ज्यादा, और क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है सो बाई कार्टेशियन सिस्टम इट विल बी हैविंग पॉजिटिव, तो ये हो गया भाई साहब आपका HO। कैंसिलम, तो v बाई यू कितना हो गया भाई साहब, -3, क्लियर 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 भाई साहब, v बाई यू हो गया आपका -3, तो v की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, -3u, v की वैल्यू कितनी हो गई, -3u, क्लियर। अ कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस एन इन्वर्टेड इमेज मैग्निफाइड 3 टाइम्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। u की वैल्यू कितनी है भाई साहब, -15 सेंटीमीटर, u की वैल्यू हो गई। कैलकुलेट द फोकल लेंथ, तो आपका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, दैट इज -1/3u माइनस 1/u, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब 3u, तो ये गया -1 -3, ठीक है, तो ये हाँ क्या बोल रहे हैं, हाँ रुक जाओ, -4/3, क्या बोल रहा है, u नेगेटिव, हाँ यार u नेगेटिव होगा, चलो भाई साहब इसको ऐसे लेते हैं, u नेगेटिव होगा ना भाई साहब, तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा v इज इक्वल टू कितना है, -3u है ना,
हाँ तो u नेगेटिव ले रहे हैं ना, सिर्फ 15 डालना है उसमें, पहले से ही माइनस ले रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, तो सिर्फ 15 डालना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे u को प्लस, यहाँ पे हमने ऑलरेडी माइनस ही लिया, 1/v, देखो v इज इक्वल टू -3 हुआ, नहीं यार -3u मतलब -3 इंटू -15 होगा, और -1/15 ऐसा हो जाएगा ना भाई साहब, है ना, ठीक है, क्लियर हम, ओके। तो ये हो गया भाई साहब कितना, 1/315 ज़ा 45, तो माइनस माइनस भाई साहब हो गया प्लस, प्लस 1/15, तो ये हो गया कितना भाई साहब 45, 1 + 3 दैट इज 4/45, तो आपका 1/f का वैल्यू कितना हो गया 4/45, तो f का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब 45/4, 4 10 ज़ा 4 11 ज़ा 44, 4 11 ज़ा 44, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, ये हो गया भाई साहब फोकल लेंथ, क्लियर है। 15 1/v - 1/u ना, इमेज किस साइड में है, नहीं इस साइड में है ना, देखो ना यहाँ पे बोला गया है प्रोड्यूसेस एन इन्वर्टेड इमेज मैग्निफाइड 3 टाइम्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। प्रोड्यूसेस एन इन्वर्टेड इमेज, नहीं लेकिन मैग्निफिकेशन देखोगे अगर तो इन्वर्टेड इमेज है ना, मैग्निफिकेशन क्या है v/u है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज अगर हम ले रहे हैं इन्वर्टेड है तो उसका नेगेटिव होना ही बनता है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका पॉजिटिव है, ठीक है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर आप पॉजिटिव लोगे तो ho ही होगा ना, ये -3h होगा, तो v/u आपका -3 हो रहा है, v 15, अगर भाई साहब हमने ये आपका है लेंस और फोकस और इसके बीच में रखा है ऑब्जेक्ट को, वहाँ पर रिफ्रैक्शन पासेस टू दिस ऑप्टिकल सेंटर से जाता हुआ इधर, ये तो इन्वर्टेड इमेज नहीं होगा भाई साहब, हाँ हाँ ये हो जाएगा भाई साहब u -3 इंटू -15, लेकिन v तो इसी साइड में हो रहा ना भाई साहब, हाँ वो समझा मैं, लेकिन इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, ये तो पॉजिटिव आ जाएगा ना फिर, तो फिर रियल इमेज होगा वो, इन्वर्टेड इमेज नहीं ले सकते, इन्वर्टेड इमेज अगर बोलेंगे तो यही आएगा, सो इट शुड बी अ रियल इमेज, है ना, ये आपका रियल इमेज तो है, इन्वर्टेड नहीं हो जाएगा, अपराइट इमेज होगा ये, हाँ CNF इधर ही आएगा ना इमेज, और रे ऑफ लाइट पैरेलल ये आ जा रहा है इसके, सब कंफ्यूजन हो रहा है भाई साहब, एक मिनट रुको, क्या बोल रहे हो तुम, तो आपका भाई साहब यहाँ पे मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u, मैग्निफिकेशन आपका लेंस का होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u, दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ हियर height of object, let's say if we take as ho, height of image will be 3ho, but since the image is inverted it will be -3ho, ये दोनों भाई साहब हो गए कैंसिल, तो अपन क्या लिख सकते हैं v/u इज इक्वल टू -3, तो v/u इज इक्वल टू -3, तो v की वैल्यू क्या हो गई -3u,
अभी ये कहाँ पे रखा है भाई साहब, एट 15 सेंटीमीटर। u की वैल्यू कितनी है, -15 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 इंटू -15 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी कितनी, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, आर वी क्लियर, क्लियर क्लियर, ओके। तो यहाँ पे कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/v की वैल्यू कितनी हो गई, 1/45 माइनस 1/u, 1/u मतलब 1/15 है ना, माइनस 1/15। क्या समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। सो आपका 1/f कितना हो जाएगा, दिस विल बी 45, यहाँ पे 1 + 3, तो दैट विल बी 4/45। वही आंसर आ रहा है भाई साहब, 1/f है कि नहीं। हाँ, तो f की वैल्यू कितनी हो गई, 45/4, 4 11 ज़ा 44, ठीक है, इतना आ गया फोकल लेंथ। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, ओके। कॉनकेव लेंस है भाई साहब, हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है, तो आपका नेगेटिव आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका फोकल लेंथ क्या हो गया, -20 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस अ 5 सेंटीमीटर टॉल, दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर, बी केप्ट, तो मतलब u की वैल्यू कितनी हो, ठीक है, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज कितना हो गया भाई साहब आपका, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। तो आपको भाई साहब यहाँ पे साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड भी कैलकुलेट करना है। कॉनकेव लेंस में हर इमेज आपका किधर होगा, पीछे कि आगे, सो इट विल ऑलवेज बी अ व्हाट टाइप ऑफ एन इमेज, डिमिनिश्ड इमेज होगा। और इमेज आपका क्या होगा, इमेज आपका होगा वर्चुअल, ठीक है, इमेज हमेशा आपका वर्चुअल ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस v की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस दिया हुआ है, तो क्या होगा, अरे भाई साहब कॉनकेव लेंस में हमेशा आपका इमेज वर्चुअली होगा, मतलब सामने की तरफ ही होगा। तो ये v की वैल्यू यहाँ पे दिया नहीं हुआ है ना, पीछे बन रहा है कि आगे बन रहा है, आपको सिर्फ ये दिया हुआ है कि 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस है। लेकिन अगर आपको लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करना है तो आपको आना चाहिए, क्योंकि u तो आपका डेफिनेटली नेगेटिव रहेगा, v आपका नेगेटिव होना चाहिए, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, -15, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगेन 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, दैट इज द लेंस फॉर्मूला। 1/f की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई भाई साहब, 1/20 इज इक्वल टू 1/v, ठीक है, 1/v की वैल्यू हो गई भाई साहब -1/15 माइनस 1/u। तो यहाँ पे 1/u की वैल्यू कितनी हो गई, -1/15 प्लस 1/20, ठीक है। इधर कितना हो गया भाई साहब आपका 60, है ना, दिस विल बी हाउ मच, 60, 15 इंटू 4 ज़ा -4 प्लस 20 इंटू 3 ज़ा +3, तो 1/u। तो 1/u की वैल्यू कितनी हो गई, -1/60। तो u की वैल्यू कितनी हो गई, -60, ठीक है। तो इट हैज़ टू बी प्लेस 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। क्लियर हम पीपल, आर बी क्लियर ऑन दिस वन, ओके। तो 60 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। साइज ऑफ द इमेज फॉर्म क्या हो जाएगा भाई साहब, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u। v की वैल्यू कितनी है भाई साहब, -15, और u की वैल्यू कितनी है भाई साहब, -60। कैंसिल हम 1/4। तो आपका हाइट ऑफ द इमेज इज 1/4 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब 5/4। तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया भाई साहब, दिस विल बी 4 1 ज़ा 4, नहीं गलत कर दिया भाई साहब, हाँ 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, इतना सेंटीमीटर हो गया इमेज का। तो डिमिनिश्ड इमेज है, ठीक है, इट्स अ डिमिनिश्ड इमेज। ओके ओके ओके, तुम्हारा हो गया क्या टाइम, ओह अच्छा, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ रहा है तुम्हारा, ओके ओके। पीपल वी विल डू सम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है। आइडेंटिफाई द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस फ्रॉम द फॉलोइंग फिनोमिना। मार्च 2023 में स्टेट बोर्ड में ये क्वेश्चन आया है।
और ये एक्चुअली क्वेश्चन है आपके केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर, ये क्या हो जाएगा, फिजिकल या केमिकल चेंज भाई साहब? फिजिकल चेंज, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, ठीक है। मिल्क टर्निंग इनटू कर्ड, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज कैसे बोल रहे हैं आप? क्योंकि कर्ड कैन नॉट बी टर्न बैक इनटू मिल्क, ठीक है, क्लियर है। डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक, केमिकल चेंज, ठीक है। आपने एक बार ब्लड बना लिया तो ब्लड से भाई साहब डायरेक्टली फिर से फूड नहीं बना सकते। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, केमिकल चेंज, ठीक है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, फिजिकल चेंज। आयरन फिलिंग्स गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट, this is also physical change. Are we clear on this one, people? Physical, physical, chemical, physical. Okay. The left hand side of a chemical reaction represents reactants, okay? So that will be basically reactants. Okay, previous year board questions है ये देखो. The chemical reaction in which two or more products are formed from a single reactant is called, two or more products are formed from a single reactant. A is equal to B plus C. तो ये क्या हो जाएगा आपका? Decomposition reaction हो जाएगा. This will be basically decomposition. The conversion of ferrous sulfate into ferric sulfate. तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है? ferrous sulfate. क्या कर रहा हूँ सर? तो यहाँ पे फेरस सल्फेट विच इज व्हाट FeSO4, ठीक है, ये आपका क्या हो रहा है? FeSO4 है और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? फेरिक सल्फेट में, FeSO4 3, ठीक है। एक्चुअली में क्या हुआ देखो, फेरस सल्फेट मतलब आयरन का भी वैलेंसी 2 और सल्फेट का भी वैलेंसी 2, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो इसके लिए फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या हो गया? Fe/1 × SO4/1, तो FeSO4 हो गया, ठीक है। फेरिक सल्फेट में Fe का 3, SO4 का भाई साहब 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Fe2SO4 3, Fe2SO4 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना था? 4, अभी कितना हो गया भाई साहब? 4 3 12। हाँ, यहाँ पे आयरन भी बढ़ा है, डबल हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन 3 गुना बढ़ गया है। आयरन भाई साहब 1 गुना बढ़ा है, मतलब 2 गुना बढ़ा है, लेकिन ऑक्सीजन अगर आप देखोगे तो ये 3 गुना बढ़ गया है, ठीक है। 4 3 12 हो गया है। तो ये किस टाइप का प्रोसेस हो गया? दिस इज अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो दिस विल बी ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्लियर है। द रिएक्शन ऑफ आयरन नेल विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, आयरन नेल का भाई साहब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ, तो अगर हम देखेंगे भाई साहब यहाँ पे आयरन नेल प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है, आयरन आपका भाई साहब जो भी कॉपर सल्फेट, दिस विल बी FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। तो इसने क्या ऐसा क्यों किया? क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया। सो दिस विल, द रिएक्शन ऑफ आयरन नेल विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके ओके ओके, कंप्लीट द गिवन केमिकल रिएक्शन, क्या हो जाएगा भाई साहब? केमिकल रिएक्शन, सब आपके बोर्ड के क्वेश्चन हैं और रिसेंटली आए हुए हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या है बोलो? CuSO4 ये एक्वस सोल्यूशन है, प्लस Fe विच इज सॉलिड, ठीक है, दिट इज फॉर्मिंग व्हाट? FeSO4, ये आपका क्या हो जाएगा? एक्वस सोल्यूशन, और ये Cu हो जाएगा एज सॉलिड, ठीक है। तो आप भाई साहब यहाँ पे लिखो ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट ये आपका सोल्यूशन है, ठीक है, कॉपर सल्फेट, और ये इसका कलर क्या हो जाएगा भाई साहब? ब्लू, ठीक है। आयरन है भाई साहब, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये दिस इज बेसिकली ग्रीन, ग्रीन कलर का सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है, और ये हो गया आपका कॉपर, क्लियर है? क्लियर। तो ये वाला जो व्हाट इज टाइप ऑफ दिस रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
ये आपका किस टाइप का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। कंप्लीट द कोरिलेशन, अगेन 2023 का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का, लास्ट ईयर ही आया है। कंप्लीट, तो यहाँ पे CuI2 है, इसका ब्राउन है, AgCl इज वाइट, ठीक है। सो ये दोनों भी क्या है भाई साहब, प्रेसिपिटेट है, तो ये ब्राउन प्रेसिपिटेट है, AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड इज वाइट प्रेसिपिटेट। स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, rancidity is oxidation process, again this is a previous year question 2023 का ही, 1 मार्क्स का। क्या rancidity एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है? rancidity कब होता है बच्चा पार्टी, जब हम ऑयल को एयर में छोड़ देते हैं, ठीक है, ऑयल को एयर में छोड़ देते हैं, या ऑयली फूड को भी अगर आप एयर में छोड़ दें। वड़ा पाव को आपने तल के रख दिया है, बहुत देर बाद अगर आप उसको खाने की कोशिश करेंगे तो उसमें एक स्टेल सा टेस्ट आएगा। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनी बैक्टीरिया और फंगल बट इट इज सिंपली बिकॉज, इसको बंद कर दोगे प्लीज, बिकॉज ऑयल हैज गॉन, ऑयल का हो गया है ऑक्सीडेशन, ऑयल का हो गया है भाई साहब ऑक्सीडेशन, और इसी ऑक्सीडेशन की वजह से ये क्या हो गया है, इट हैज बिकम रैंसिड, इट हैज बिकम रैंसिड, ठीक है। सो रैंसिडिटी इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, यस इट इज ट्रू। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शंस एज गिवन बिलो, भाई साहब यहाँ पे CuSO4, तो ये कौन सा केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, दिस विल बी अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है ये और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो दिस विल बी ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका रिडक्शन, देखो यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया है, ये आपका पोटेशियम क्लोरेट से हम क्या बना रहे हैं, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। लैब में जो ऑक्सीजन बनता है, जो आपके ऑक्सीजन सिलेंडर्स में आते हैं, ये इसी से बनता है, ठीक है। दिस इज अ लैब प्रिपरेशन मेथड ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। सो पहला वाला हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेकंड वाला हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और थर्ड वाला हो गया आपका डीकम्पोजिशन, सॉरी आप इसको रिडक्शन भी बोल सकते हैं और डीकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। डीकम्पोजिशन क्यों, क्योंकि A इज इक्वल टू B प्लस C है, तो इसीलिए भाई साहब ये डीकम्पोजिशन, और ये रिडक्शन भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ठीक है। ओके ओके ओके। एक्सप्लेन द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस इन द टू इवेंट्स, आपका 2019 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का, नेमली एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड टू वाटर एंड एडिंग कैल्शियम ऑक्साइड टू वाटर, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड टू वाटर भाई साहब क्या हो जाएगा, एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड टू वाटर, कोई रिएक्शन नहीं होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको आप वाटर के साथ मिला रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, NaOH एक्वस, ये बेस की तरह बिहेव करने लगेगा, बस कोई नया प्रोडक्ट नहीं हो रहा है, इट्स नॉट अ केमिकल रिएक्शन। लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप वाटर के साथ ऐड करेंगे तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा, विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू प्रोडक्ट, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सो दिस इज अ प्रॉपर केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है क्योंकि कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ है। अ बेस विल बिहेव एज अ बेस ओनली व्हेन यू एड इट टू वाटर, तो आपका भाई साहब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड था, इसमें आपने वाटर ऐड किया तो ये बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर ये बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन बिकॉज अ न्यू प्रोडक्ट इज गेटिंग फॉर्म, ठीक है, क्लियर है, ओके। बोथ आर एक्सोथर्मिक, फर्स्ट इवेंट इन्वॉल्व्स डिसोल्यूशन, सेकंड इन्वॉल्व्स अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, तो दोनों भी एक्सोथर्मिक है, देखो क्योंकि जो रिएक्शन है दोनों में हीट रिलीज होगी, ठीक है। इन्वॉल्व्स डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को सिर्फ वाटर में आप डिसॉल्व कर रहे हो, इट्स अ फिजिकल चेंज, ठीक है। सेकेंड इवेंट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, सो इट्स अ केमिकल चेंज, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, इट्स अ केमिकल चेंज, ओके। आइडेंटिफाई A and B फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल एंड कंप्लीट द टेबल, राइट द केमिकल इक्वेशन। लाइमस्टोन, इसको अपन ने हीट किया तो भाई साहब क्या बनेगा, बोलो लाइमस्टोन क्या होता है, व्हाट इज लाइमस्टोन पीपलम, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो लाइमस्टोन इज CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आपने अगर हीट किया भाई साहब तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो जैसे CaO प्लस CO2, ठीक है, तो A हो जाएगा भाई साहब आपका CaO और कार्बन डाइऑक्साइड विल बी CO2, क्लियर 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 पीपलम, ओके। अगेन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2019 का, 3 मार्क्स का, स्टडी द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, आइडेंटिफाई एंड राइट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है भाई साहब, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो ये किस टाइप का रिएक्शन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है,
आइडेंटिफाई एंड टाइप ऑफ रिएक्शन, तो ये हो गया भाई साहब आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके ओके ओके, और क्या पार्ट्स हैं भाई साहब क्वेश्चन के? ओके, राइट द डेफिनेशन ऑफ द अबव टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो यहाँ पे भाई साहब केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ठीक है, आपका ये फॉर्मेट हो गया। आयंस इन द रिएक्टेंट्स आर एक्सचेंज, तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे आयन का एक्सचेंजिंग हो रहा है। AgNO3 जो है, ठीक है, AgNO3 एक सॉल्ट है, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन में ये भाई साहब क्या बनाएगा? Ag प्लस NO3 माइनस, ठीक है। इसी तरह से भाई साहब NaCl है, NaCl एक्वस सोल्यूशन में ये क्या बनाएगा भाई साहब? Na प्लस Cl माइनस। अभी ये इसके साथ कंबाइन कर रहा है, ये इसके साथ, तो एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या बन रहा है? AgCl एज अ प्रेसिपिटेट प्लस NaNO3 दैट इज सोडियम नाइट्रेट इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपलम, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन हम पीपलम, ठीक है, ये भाई साहब क्लियर है। जब भी देखो भाई साहब आप दो कंपाउंड्स का रिएक्शन करवा रहे हैं जो क्लियर एक्वस सॉल्यूशंस हैं, दो सॉल्ट्स हैं विच आर क्लियरली फॉर्मिंग एक्वस सॉल्यूशन, यू विल ऑलवेज गेट अ प्रेसिपिटेट, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? एक मिनट, राइट द नेम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड और यहाँ पे हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। सिल्वर, तो रिएक्टेंट्स में क्या क्या हो जाएगा बोलो? सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, एंड प्रोडक्ट्स में आपका सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। ओके ओके, आंसर द फॉलोइंग अगेन, बेसिकली ये भाई साहब आपका एक रिपीटेड क्वेश्चन है 2020 में। राइट द एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ द रिएक्शन। भाई साहब जहां पे भी आपका ट्रायंगल बना हो, इसका मतलब हीट आप इसमें दे रहे हैं, ठीक है। सो इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट कंज्यूमिंग रिएक्शन है, सो इट इज अ हीट कंज्यूमिंग रिएक्शन, ठीक है। राइट द एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ द रिएक्शन, सो द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, इट टेक्स अप हीट। बैलेंस द गिवन केमिकल रिएक्शन, NaOH प्लस H2SO4, Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है। फटाफट से बैलेंस करते हैं भाई साहब। इधर कितना 2 है आपको दिख रहा है, ठीक है, यू आर गेटिंग 2, तो यहाँ पे 2 तो नगना बनता है आपका, 2 Na हो गया। अभी बताओ O कितना है? यहाँ पे 2 और 4 6, 4 प्लस ये हो गया 2 6, ठीक है। H भाई साहब कितना हो गया? 2 और 2 4, 2 2 4, 4 और यहाँ पे हो गया 5 6, 4 और ये हो गया आपका 5 6, बैलेंस है परफेक्टली, ठीक है। All the products and reactants are basically balanced, ठीक है। 2NaOH plus H2SO4 is equal to Na2SO4 plus 2H2O. From the given reaction, identify the oxidant and the reactant. तो किसका भाई साहब ऑक्सीडेंट एंड द रिडक्टेंट? तो देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, पहले हम बताएंगे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है भाई साहब, और फिर रिडक्शन किसका हो रहा है, ठीक है। जिसका भाई साहब रिडक्शन होगा वो हो जाएगा ऑक्सीडेंट, ठीक है, और जिसका भाई साहब ऑक्सीडेशन होगा वो हो जाएगा आपका रिडक्टेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है यहाँ पे भाई साहब? H2 का हो रहा है ना, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है? वो ऑक्सीजन खो रहा है, तो CuO का हो रहा है। बस यही आपका ऑक्सीडेंट बन जाएगा। दिस इज बेसिकली ऑक्सीडेंट इज CuO एंड रिडक्टेंट इज व्हाट? H2, ठीक है। रिडक्टेंट इज, इस रिडक्टेंट को अपन रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं, इस ऑक्सीडेंट को अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है? दिस फॉर्मेट में अगर आप लिखेंगे तो आपका भाई साहब यहाँ पे ऑक्सीडेंट कौन हो जाएगा? CuO एंड रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया? H2। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपलम? ओके, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे भाई साहब आपका क्या दिया हुआ है? रस्ट, FeSO4 Fe2O3 Fe2O3 into H2O। यहाँ पे भाई साहब वाटर ड्रॉप है, एनोड। व्हाट इज रस्ट? तो आपका भाई साहब रस्ट होता क्या है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 into XH2O, ठीक है। आपका भाई साहब ब्राउन फ्लेक्स तो उसका दैट इज द कलर Fe2O3 into XH2O, ये है आपका रस्ट। इसको अपन क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रस्ट। इट्स हाउ इज इट कॉज्ड अगर पूछा जाए तो आप बोलेंगे भाई साहब भाई राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट, सो इट इज Fe2O3 into XH2O। ये X डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप कोस्टल एरियाज में रहते हैं तो इस X की मात्रा ज़्यादा होती है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, और अगर आप ड्राई एरियाज में रहते हैं जो समुंदर से दूर हो वहाँ पे X की मात्रा कम होती है, ठीक है। ओके, राइट द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन एट द एनोड। तो भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है? Fe क्या बनाएगा? Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
राइट द रिएक्शन एट द कैथोड, कैथोड में क्या हो रहा है भाई साहब आपका Fe2O प्लस Fe3 प्लस प्लस एक इलेक्ट्रोड. व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन क्या होता है भाई साहब? metals get attacked by moisture, acids etc. and then they start to corrode, they become weak. ठीक है, उनका भाई साहब वीक नेचर हो जाता है, they start to corrode. Okay. ओके चलिए भाई साहब, फाइंड द कोरिलेशन. हम मैग्नेटिक इफेक्ट पे बात कर रहे हैं यहाँ पे. अगेन वी आर ओनली डिस्कसिंग PYQs. कोरिलेशन, रेजिस्टेंस इज 2 ohms एज पोटेंशियल डिफरेंस इज 2. अरे रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा? वोल्ट्स. भाई साहब बहुत खतरनाक. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली वोल्ट. गिव रीजंस फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन. कॉपर और एल्यूमिनियम वायर इज यूज्ड. व्हाई? रेजिस्टिविटी हाई नहीं, रेजिस्टिविटी कम होगी. ठीक है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम बोथ हैव लेस रेजिस्टिविटी बिकॉज ऑफ विच दे हैव लेसर अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है, ओके. सो गुड कंडक्टर्स, लो रेजिस्टेंस, लेस हीट इज प्रोड्यूस. लो रेजिस्टिविटी भी आप बोल सकते हैं, लो रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं. दे आर गुड कंडक्टर्स एंड हैंड हीट लॉस इज लेस. ठीक है, आपका हीट लॉस लेस होगा. गिव रीजंस. Tungsten metal is used as a solenoid type coil in an electric bulb. क्यों भाई साहब? क्योंकि टंगस्टन का रेजिस्टिविटी हाई होता है. टंगस्टन इज अ कंडक्टर, नॉट अ वेरी गुड कंडक्टर, लेकिन इट हैज गॉट अ हाई रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ विच द कॉइल एक्चुअली बिकम्स सुपर हॉट एंड इट स्टार्ट्स कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, सो हाई रेजिस्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट भी है, ये फटाक से पिघलता नहीं है. हीटेड एट हाई टेम्परेचर डज नॉट मेल्ट, और इसी हीट से भाई साहब आपका इलेक्ट्रिक बल्ब होता है. ठीक है, read the passage and answer the following questions. ठीक है, the home electrical connection consists of live, neutral and earth wires. ठीक है, ये आपके CBSE में भी एक क्वेश्चन आया था. the live and neutral wires have potential differences of 220 volt. ठीक है, the earth is connected to the ground due to a fault in the equipment, or if the plastic coating of the live and the neutral wires gives a way to the two wires come in contact with each other and a large current flows through it producing heat. If any inflammable material such as wood, cloth, plastic, etc. exists around the place, it can catch fire. Therefore, a fuse wire is used as a precautionary measure. Name the two wires having potential difference of 220 volts. क्या क्या हो जाएंगे? Live and neutral wire. ठीक है, live and neutral wire. Okay. What is short circuit? When the live and the neutral wires come in contact with each other, a short circuit is produced. ठीक है, so faulty equipment में होता है, live and neutral wire come in contact with each other, a large current और heat produce होता है, जल जाता है, it catches fire. ठीक है, write the function of a fuse. Fuse is basically the entry point for all current at home. ठीक है, if there is a high voltage, it has a danger of burning our electrical gadgets, so the fuse wire goes off, and hence fuse basically has a very high resistance, it's a very thin wire. तो इसका कॉपर से बना होता है, कॉपर का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है. जैसे ही बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट हमारे अंदर घर के अंदर आने की कोशिश करेगा ड्यू टू हाई वोल्टेज, द फ्यूज वायर विल प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट. क्योंकि थिन है, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टिविटी इंटू L/A. क्योंकि एरिया क्रॉस सेक्शन कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट कम है, थिन वायर है तो पट से मेल्ट हो जाएगा. जैसे ही मेल्ट हो गया सर्किट टूट गया. ठीक है, सो इट अवॉइड्स द डेंजर ऑफ आवर इलेक्ट्रिकल गैजेट्स गेटिंग स्पॉइल्ड or burnt out by a high voltage or a high drive of current. ठीक है, fuse wire protects circuits and appliances by stopping the flow of any excess electric current. Okay. The unit of intensity of magnetic field. Huh? Oersted. Okay. Find the odd one out. Voltmeter is to ammeter, galvanometer, thermometer. So it is thermometer. ठीक है, thermometer is used to measure temperature. Voltmeter, ammeter और galvanometer का भाई साहब इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्शन है. Voltmeter is used to measure voltage, ammeter is used to measure current and galvanometer is used to measure current. ठीक है,
लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिक मोटर, मैग्नेट, ठीक है। तो इसमें भाई साहब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक मोटर, ओके। थर्मोमीटर, अदर्स वर्क ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिक मोटर एंड मैग्नेट, बाकी सारे डिवाइसेस, आपके मैग्नेट जो है उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है। अदर डिवाइस विच कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। लाउड स्पीकर में भाई साहब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी। माइक्रोफोन में भी, ये माइक्रोफोन है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे केमिकल एनर्जी ऑफ द बैटरी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू साउंड एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर में भी क्या हो रहा है भाई साहब, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, बट मैग्नेट has got nothing to do with this, ठीक है, okay. State whether it is true or false. The frequency of AC that is supplied to our homes is 50 hertz. True, okay. AC मतलब होता है alternating current. An electric motor converts mechanical energy into electrical energy, ठीक है। तो पहला वाला तो भाई साहब आपका ट्रू हो गया, दूसरा वाला आपका फॉल्स होगा। इलेक्ट्रिक मोटर डज द रिवर्स, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जैसे टुल्लू पंप होता है जिससे आपके बिल्डिंग के ऊपर पानी चढ़ता है, उसमें क्या हो रहा है भाई साहब, वो पंप घूमेगा तो पानी ऊपर चढ़ेगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट भाई साहब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, ठीक है, एवरी सेकेंड द फ्रीक्वेंसी इज चेंजिंग 50 टाइम्स। डायरेक्ट करंट तो आपका भाई साहब डिफरेंसेस ऑन द क्या होता है भाई साहब, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, फ्रीक्वेंसी, अप्लायंसेस एंड प्रोडक्शन, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आएगा, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट में 0 टू मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम टू 0, 0 टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू 0, ऐसा होता रहेगा, ठीक है। डायरेक्ट करंट में एक ही कांस्टेंट करंट मेंटेन रहेगी, ओके। डायरेक्शन भाई साहब एक बार ऊपर एक बार नीचे, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन भाई साहब चेंज होता है ऊपर नीचे। फ्रीक्वेंसी होती है भाई साहब ऑल्टरनेटिंग करंट की, ठीक है। अप्लायंसेस और यूजेस, ठीक है। अब एप्लीकेशन और यूजेस आप देखोगे भाई साहब, जैसे लैपटॉप हो गया या आपका फोन हो गया, इसको आप डायरेक्ट करंट में नहीं चला सकते, इसीलिए जो भी सिस्टम बैटरी ऑपरेटेड होती हैं उसमें डायरेक्ट करंट लगता है और इसीलिए उसका अडेप्टर लगता है। ये जो आपका अडेप्टर आप यूज़ करते हैं लैपटॉप को चार्ज करने के लिए या फोन्स को चार्ज करने के लिए, दे आर कन्वर्टिंग द ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, ठीक है। और डायरेक्ट करंट ही से ही आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, बैटरी को आप ऑल्टरनेटिंग करंट पे चार्ज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। आपके कार बैटरीज में भी यही है, ठीक है। समझ लो ये इन्वर्टर का बैटरी है, इसके लिए आपको भाई साहब बैटरी तो है लेकिन इन्वर्टर लगेगा। इन्वर्टर क्यों लगेगा, क्योंकि इन्वर्टर भाई साहब क्या कर रहा है, आपके ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर रहा है, तभी जाकर बैटरी में जाएगा वो, ठीक है, ओके। प्रोडक्शन, ये सारे तमाम डिफरेंसेस हैं ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में। डिस्टिंग्विश भाई साहब बहुत बार आ चुका है, देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट है क्या, ये क्या क्वेश्चन हो गया भाई साहब। अच्छा, किससे प्रोड्यूस होगा, ओके, कौन प्रोड्यूस करेगा। ऑल्टरनेटिंग करंट भाई साहब कौन प्रोड्यूस करेगा, एंड डायरेक्ट करंट अ जनरेटर इज प्रोड्यूस बेसिकली, ठीक है, ओके। ऑब्जर्व द गिवन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ए और बी भाई साहब क्या क्या हो जाएगा, दिस इज फोर्स ऑन द कंडक्टर, दिस इज डायरेक्शन ऑफ ए, डायरेक्ट ए क्या हो जाएगा भाई साहब, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, ओके। आइडेंटिफाई द फिगर, ये क्या है भाई साहब आपका फ्यूज, ठीक है। ये क्या है भाई साहब आपका एमसीबी, ठीक है। और ये क्या है आपका भाई साहब गैल्वेनोमीटर या एमीटर, ठीक है, ओके। फ्यूज विच इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम डैमेजिंग ड्यू टू शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग, ठीक है, ओके। एमसीबी भाई साहब ऑलमोस्ट सेम ही है, या ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, ठीक है, ओके। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, इसका फुल फॉर्म क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, दैट इज एमसीबी। स्विचेस आर यूज्ड इन हाउसहोल्ड्स when the current in the circuit suddenly increases, the switch opens and stops the current. तो स्विच भाई साहब ओपन हो जाता है और करंट को स्टॉप कर देता है, ठीक है, क्लियर है। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड इन डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो गैल्वेनोमीटर से क्या होता है भाई साहब, इट इज यूज्ड इन डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, क्लियर है भाई साहब, ठीक है। गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, ओके ओके ओके। ऑब्जर्व द गिवन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, ठीक है, वही है आपका, देखो मोशन ऑफ कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, इंड्यूस करंट, ओके। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। यहाँ पे भाई साहब देखो, ऑब्जर्व द डायग्राम्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है तो ये इस तरफ होगा, जैसे आपने करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया, यहाँ पे देखो प्लस इधर से था तो प्लस से माइनस ऐसे करंट जा रहा था तो ये ऐसे टिल्ट हुआ, ठीक है। जैसे ही आपने भाई साहब प्लस इधर डाला ये ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे टिल्ट हुआ। सो इफ यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ कंडक्टर, the magnetic field associated will also change and hence
you observe the deflection in the compass in a different direction. कंपस जो एक बार अलग डायरेक्शन में टिल्ट हुआ, दूसरी बार दूसरे डायरेक्शन में टिल्ट होगा. ठीक है, ओके. What which effect of electric current? Magnetic effect of electric current. ठीक है, यहाँ पे आपने मैग्नेटिक कंपस डाला है या मैग्नेटिक नीडल डाला है. It is basically changing its direction. Why? Because the direction of current is changing. ठीक है, the direction of current is changing. Magnetic effect of electric current. What will happen if the number of electric cells is increased on the magnetic needle? So it will, the deflection will be more. जैसे ही आप नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा तो करंट से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, तो इट विल शो मोर डिफ्लेक्शन, ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट होगा. ठीक है, ओके. सो द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल इंक्रीजेस. ठीक है, और द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल विल इंक्रीज. If the distance between the conductor and the magnetic needle is increased, what will be the effect on the intensity of magnetic field? आपका जितना distance increase होता है, magnetic field का असर उतना ही कम होता जाता है. ठीक है, it will decrease. The magnetic field is inversely proportional to the distance. ठीक है, so it decreases. Okay. If the ends of the electric cell are interchanged, what will be the effect on the magnetic needle? It will get tilted in the opposite direction. ठीक है, opposite direction. The needle deflects in opposite direction. Write the names of any two instruments which work on magnetic effect of electric current. Loudspeaker, microphone. ठीक है, ओके. माइक्रोफोन हो गया, इलेक्ट्रिक बेल हो गया. ठीक है. Observe the following diagram and write the answers of the given sub questions. ठीक है, यहाँ पे भाई साहब आपका ये एक AC जनरेटर है. AC जनरेटर हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कार्बन ब्रशेस हैं जो इसको टच कर रहे हैं. ठीक है. Which instrument the above figure shows? It's AC generator. Which rule is used to determine the direction of the current produced? कौन से रूल से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं भाई साहब? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ठीक है, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड रूल भी बोल सकते हैं. ठीक है, ओके. स्टेट द रूल, स्ट्रेच द थंब इंडेक्स फिगर. तो इंड्यूस करंट को लिए हम भाई साहब फ्लेमिंग्स लेफ्ट राइट हैंड रूल फॉलो करते हैं. इन विच डायरेक्शन B1 to B2 और B2 to B1 will the current flow in the external circuit in that situation? कौन सी सिचुएशन में? B2 to B1. तो एक्सटर्नल सर्किट पे भाई साहब हमेशा ऐसे ही जाएगा, चाहे ये AB हो चाहे CD हो. जब भी ऐसा घूमेंगे तो हमेशा ये B2 से B1 की तरफ ही जाएगा. इट विल ऑलवेज गो फ्रॉम B2 to B1. ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. व्हाट चेंज विल हैव टू बी मेड इन द कॉइल फॉर इंक्रीजिंग द करंट सेवरल टाइम्स विदाउट चेंजिंग द मैग्नेट? करंट को अगर बहुत बड़ा बढ़ाना हो तो नंबर ऑफ कॉइल्स. ठीक है, नंबर ऑफ कॉइल्स. टू इंक्रीज द करंट, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल शुड बी इंक्रीज्ड. ठीक है, ओके. A ray of light makes an angle of 50 degree with the surface S1 of the glass slab. Its angle of incidence will be, देखो देखो ये सरफेस है और ऐसे आ रहा है, ये वाला एंगल 50 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा? 40 डिग्री का. दैट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, सो इट विल बी 40 डिग्रीज. ओके ओके ओके. अ लेजर बीम एंटर्स फ्रॉम एयर टू सोप सोल्यूशन इन वाटर, देन इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट ट्रेवल्स स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग, it bends towards the normal, it returns back into the air. तो भाई साहब सोप वाटर है, ऐसे आ रहा है, तो it will bend towards the normal. रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, it will bend towards the normal. State the laws of refraction. The incident ray, the refracted ray and the normal all lie in the same plane. और Snell's law है second law, which is sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is always a constant, which is basically also referred to as the refractive index of the medium. ठीक है. The incident ray, the refracted ray are on the opposite sides of the normal at the point of incidence, and all three lie in the same place. For a given pair of media, the ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is constant. Okay. Name the process represented by the figure. Okay. It is basically refraction of light. State the two laws related to the process. Law of refraction, all rays fall in the same plane, and Snell's law. Okay. 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 State whether true or false the refractive index depends upon the velocity of light in the medium. Is it true?
by refractive index is equal to velocity of light in air upon velocity of light in the medium. ठीक है, ट्रू है भाई साहब. ओके, गिव रीजंस. स्टार्स अपीयर टू बी ट्विंकलिंग एट नाइट. Apparent position of star is higher. Atmospheric refraction. Light travels from rarer medium to denser medium. Motion of air. Change in density, temperature, change in position, brightness of the star. तो आपका भाई साहब एयर में बहुत सारे लेवल्स हैं and these levels are continuously changing in their density. Since there is a continuous change of density, there is a continuous change of refractive index as well, and hence we see this twinkling of stars. Okay, okay. Give reason. Stars twinkle, but we do not see the twinkling of planets. Why? Have their own light. They will reflect the light. ठीक है. Stars are point sources. ठीक है. Unsteady atmosphere, changing refractive index, density and temperature, position and brightness of star keep changing. ठीक है. Planets are closer to the earth and they do not have their own light. They are just reflecting the light falling on them. Considered of a large number of point sources. तो बहुत सारे point sources का समागम हम मान सकते हैं. Average intensity remains the same. ठीक है. If the refractive index of glass with respect to air is 3/2, the refractive index of air with respect to glass ये क्या हो जाएगा? 2/3. ठीक है. सिंपल भाई साहब 2/3 हो जाएगा. ओके. If a ray of light, और ये कौन से प्रिंसिपल पे डिपेंडेंट है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. ठीक है. पाथ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट पे है. मतलब अगर ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो अगर ये इंसिडेंट रे होगा तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा. ठीक है. ओके. इफ अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम अ denser medium to a rarer medium in a straight line, the angle of incidence must be कितना हो जाएगा? 0. भाई देखो ऐसे है तो ऐसे बेंड होगा, लेकिन अगर ऐसे हो गया तो सीधा जाएगा. अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब बिटवीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल क्या एंगल बन रहा है? 0. इट इज बेसिकली 0. ठीक है. ओके. व्हाई डज द apparent position of stars keeps changing a bit? बोला हो, बोला जल्दी से. Keeps changing a bit. Stars are point sources. Unsteady atmosphere है. Steady atmosphere आपका भाई साहब continuously unsteady mode पे है, तो refractive index आपका change होगा. Density and temperature ये भी भाई साहब आपका change होगा. Position and brightness of star keep on changing. ठीक है. Planets are closer to Earth. Considered collection of large number of point sources. Average intensity remains the same. Okay, 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 okay. क्या पीवीएस? Okay, so draw a neat labeled diagram of dispersion of white light through a glass prism. तो ये आपका ग्लास प्रिज्म है, व्हाइट लाइट हो रहा है भाई साहब, डिस्पर्शन हो रहा है, नीचे से ऊपर तक जाएंगे आप, कौन से उसको फॉलो करें? विबग्योर. ठीक है. ओके. विच कलर रे इज लीस्ट डेविएटेड? सबसे लीस्ट डेविएशन होगा भाई साहब रेड का. ठीक है. विच कलर रे इज मोस्ट डेविएटेड? वायलेट विल बी द शोइंग द मोस्ट डेविएशन. ओके ओके ओके. The observations made by Swarali while doing the experiment are given below. Based on these right answers to the questions, Swarali found that the light ray traveling from the denser to rarer medium goes away from the normal. If the angle of incidence is raised by Swarali, the angle of reflection went on increasing. However, after a certain value of angle of incidence, the light ray is seen to return back to the denser medium. ये क्या फिनोमिना है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का. और ये किस एंगल के बाद होता है? क्रिटिकल एंगल के बाद. ठीक है. ओके. सो व्हाट इज द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ आई कॉल्ड? दिस स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ आई इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल. ठीक है. क्रिटिकल एंगल के बाद आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चालू हो जाएगा. ठीक है. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इनटू द डेंसर मीडियम कॉल्ड? इट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन.
ड्रॉ द डायग्राम्स। तो पहले तो भाई साहब ऐसे, फिर ऐसे, और फिर पूरा पूरा रिफ्रैक्ट हो जाएगा। क्रिटिकल एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितने का होगा? 90 डिग्री के। बियॉन्ड क्रिटिकल एंगल पे कितना हो जाएगा भाई साहब? नहीं, बियॉन्ड क्रिटिकल एंगल आपका पूरा पूरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, सो आपका देखो यहाँ पे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम आपने भाई साहब बढ़ाया, क्रिटिकल एंगल पे क्या हो गया? ये R इज इक्वल टू 90 हो गया, और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे क्या हो गया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। दिस विल बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल?